अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर आपको टीवी पे देखते रहते हैं और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। और आज हम सर एक बार फिर कश्मीर की आपके यहाँ बात की जा रही है। एक बार फिर कश्मीर में जो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर बात की जा रही है। और आपके कोई मंत्री हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा कि जी वो तो अपने आप ही मिल जाएगा आकर। सर क्या चल रहा है ये? एक बार फिर ये शोर क्यों हो रहा है? आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर आने का। आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। आई एम ऑनर्ड विद योर शो। मुझे सबसे अच्छी बात आपके शो की लगती है पॉइंट ऑफ व्यू। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एक चीज के ऊपर, मेरा भी हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू, आपके देश का भी हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू सम्मान के साथ, हमारे देश का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है पूरे ऑनर्स के साथ। हर कंट्री जी को ये हक है, हर इंडिविजुअल को ये हक है। लेकिन आपके शो में बढ़िया बात यह है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, उसमें आप डिबेट नहीं करते हैं। क्योंकि जब डिबेट होती है तो मुझे ये प्रूव करना है कि आरजू काजमी जी गलत है और आरजू काजमी जी प्रूव करेंगे कि मैं गलत हूं। तो इसमें हम लोग हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं। जो चीजें वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, मुझे लगता है हमें एक अच्छा क्रिटिक होना चाहिए। आपका बेस्ट फ्रेंड माना जाता है वो जो आपका क्रिटिक हो। सो अगर आप बात करेंगी पीओके से रिलेटेड, एक्चुअली मैंने कई बार आपके शो पर बोला है और हर जगह बोला है, अगर थोड़े दिन के लिए पीओके को दोनों कंट्रीज साइड में रख दें, मुझे इसके अलावा कौन कौन से डिस्प्यूट हैं वो गिनवा दीजिए। आप एक हाथ की उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे डिस्प्यूट्स। ऑल डिस्प्यूट्स आर रिलेटेड टू पीओके और जेएनके और विचएवर के। बट यस, क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सी आई है और जिन मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं वो मेरे दिल के बड़े करीबी हैं, मेरे अपने बॉस हैं, जनरल वीके सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एविएशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट। एक जनरल साहब अगर कोई कुछ कहता है, और मैं उनको क्योंकि जानता हूं इसलिए मैं कह पाऊंगा बड़ी जिम्मेदारी से, जनरल साहब बहुत कम बोलते हैं लेकिन उन्हें जो बोलना होता है वो कन्वे कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 75 साल से ये बात चल रही है कि इंडिया फील्स कि पीओके हमारा है, हमारा हमारा ही रहेगा। बट सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि वो फिजिकली हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर हमारी फोर्सेस या हमारी गवर्नेंस वहां नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि पूरा जेएनके हमारा है, ये है वो है, वो चलिए उनका भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन उन्हें भी ये रियलाइज करना चाहिए कि भाई साहब आप जो मर्जी है ताकत लगा लीजिए। 75 साल आपने बर्बाद कर दी अपनी इकॉनमी और मैंने बर्बाद कर दी अपनी इकॉनमी, सिर्फ इसी बात के पीछे कि हम दोनों में दुश्मनी है। और रहनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आप मेरे से दुश्मनी ले सकते हैं, मैं भी आपसे ले सकता हूं, बट एट व्हाट कॉस्ट? पीओके में जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। मैं पिछले कुछ दिन से ये बात हर जगह बोल रहा हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान के आपके यहाँ डेमोक्रेसी करवट ले रही है। खड़ी नहीं हो पाई है, मैं मान सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक करवट ले रही है, उठने की कोशिश कर रही है। आपका मीडिया जो बिल्कुल दबा हुआ नॉन एग्जिस्टेंट मीडिया था, आज खुल के बोल रहा है, अपनी ओन पॉलिसीज पर भी बोल रहा है। और जब वो अपनी ओन पॉलिसीज पर बोलता है तो उसे एंटी पैट्रियोटिक नहीं बोलना चाहिए, वो देश का गद्दार नहीं हो जाता। मैं इस वर्ड से बहुत एलर्जिक हूं। कोई अपने देश का आदमी अगर अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहा है, अच्छाई के लिए कर रहा है, वो क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए? किसको फायदा है? किसी को फायदा नहीं। बट एट द सेम टाइम पीओके अब जिस दौर से गुजर रहा है, ये पाकिस्तान को आंख बंद नहीं करनी चाहिए, आर्मी को आंख बंद नहीं करनी चाहिए। काफी टाइम हो गया, आपने पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि आपको मालूम था कि अगर इंडियन फोर्सेस स्ट्राइक करेंगी तो पीओके में उनके लिए एक हेट्रेड आ जाएगी कि देखिए जी हमारे ऊपर आकर अटैक किया, इसलिए वहां पर किया। लेकिन एट द सेम टाइम आप देख लीजिए, पीओके की एक सिटी, एक गांव, कस्बा, कुछ भी बोल दीजिए, जो पाकिस्तान ने डेवलप किया हो। महंगाई अकेला मुद्दा नहीं है, महंगाई आपके यहां भी है, मेरे यहां भी है। आपके यहाँ 100% होगी, मेरे यहाँ 10% है, लेकिन हम 10% के लिए भी रोते हैं कि नहीं जी महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है।
मुझे 100 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा लगता है, आपको 350 में भी ठीक लग रहा है, क्योंकि लोग भरवा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भरवा ही नहीं रहे, पेट्रोल बिकना बंद हो गया वगैरह वगैरह। बट मोर इंपॉर्टेंट इज पीओके के ऊपर पाकिस्तान को अब अगर ध्यान नहीं दिया तो अनफॉर्चुनेटली इट इज हेडिंग द बांग्लादेश वे। बांग्लादेश में भी इसी तरह से आग बढ़ती चली गई। पाकिस्तान आर्मी ये सोचती रही कि नहीं जी हमारा श्रीमान जी वहां बैठा हुआ है, नियाजी साहब, वो सब कुछ ठीक कर देगा। नियाजी साहब को भी रियलाइज हुआ कि मैं इग्नोर्ड हूं, मैं जिस आर्मी को कमांड कर रहा हूं वो इग्नोर्ड है। सो मिला जुलाकर पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गई, क्योंकि मैं कहूंगा कृपया कर कभी भी इसका क्रेडिट इंडिया को मत दीजिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा कि आपकी आर्मी ही बेकार थी। 96,000 आर्मी सरेंडर करती है 20,000 लोगों के सामने। ओ माय गॉड। बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सरेंडर, इट इज बिकॉज दे वर नॉट, उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को फील करने लगे थे कि वी आर ऑक्यूपाइंग फोर्स। और जो बांग्लादेशी थे उन्हें लगने लगा था कि अब हम इनसे पार पालेंगे, चलिए इंडिया के सपोर्ट से, कोई बड़ी बात, मुक्ति वाहिनी के सपोर्ट से। लेकिन आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से माननी पड़ेगी, जब तक पब्लिक आपके साथ नहीं आती, कोई फोर्स लगा लीजिए, आप जीत नहीं पाएंगे। पीओके आज उस दौर से गुजर रहा है। लेकिन सर इस वक्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमी भी पाकिस्तान की इस वक्त आप जानते हैं कि खराब हुई हुई है, काफी टाइम से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी टेंशन बनी हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब देखते हुए इस वक्त जहां जहां से भी जिसको पॉसिबल हो, जिस कंट्री को, वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। या ये कश्मीर इशू आप समझते हैं कि नहीं ये एक अलग चीज है और ये तो अरसे से चलता ही चला जा रहा है? हिस्टोरिकली आप देख लीजिए, हिस्ट्री में कहीं भी देख लीजिए, अगर इंडिया ने कहीं पर भी पाकिस्तान को प्रेशराइज किया हो, मजबूर किया हो, डराया हो, धमकाया हो कि जी हम पीओके ले लें, ये जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चला है, ये इसलिए चला है बिल्कुल सेम बांग्लादेश की तरह। लोगों में एक उबाल आया, लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ पीओके में कि यस लोगों ने बोल दिया कारगिल का दरवाजा खोलें, बॉर्डर का दरवाजा खोलें, हमें जाना है, हमें जाना है, और 100 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी चले डिसग्रंटल हो सकते हैं। मासेस हैज कम, हजारों की तादाद में लोग आ गए। और नॉट ओनली दैट, मैं एक कदम आगे चलता हूं, ये मेरा अपना आकलन है, 14 अगस्त पीओके में क्यों सेलिब्रेट नहीं हुई, 15 अगस्त क्यों हुई सेलिब्रेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो मैं अपने को बड़ा करूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों के अंदर एक अलग चीज की भावना आ गई है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से जेन के इंप्रूव कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, आलीशान बंगले आ रहे हैं, एक से एक बढ़िया उन्होंने मार्केट्स बना रखी हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट दिखती है, सड़कें अच्छी बन गई है, एयरपोर्ट अच्छा बन गया है। पीओके में आज भी अगर आप बिल्डिंग्स को देखने की कोशिश करें तो कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नहीं मिलेगी, बड़े डिंजी से खंडर जैसे घर मिलेंगे। सड़कें जो हैं वो ऐसे दिख रही हैं जैसे कि बाबा आदम जमाने की हैं, क्योंकि डेवलपमेंट आप वहां नहीं कर रहे थे। आपको अगर किसी भी सोसाइटी को अपने पास रोकना है तो उसको दो चीजें देनी पड़ेगी, एक है इज्जत और दूसरी है ओवरऑल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल। जब दोनों चीजें कंप्रोमाइज हो जाती हैं तो लोगों के अंदर जो भड़ास है महंगाई की, वो एक भयानक रूप ले लेती है तीनों को मिलाकर, और वही इस समय पीओके में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, इसलिए कि यहाँ पे ये लोग बहुत ही जैसे कहते हैं ना हल्के में लेते रहे कि कोई बात नहीं, बाकी जगह पे डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में नहीं की जा रही है। और ये नहीं सोचा कि वहां के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये तो अब ऐसा हुआ है कि हमने देखा कि सामने आकर, और एक तरह से अब हमारा मीडिया भी दिखाने लगा, वरना पहले तो मीडिया में भी ये चीज छुपाई जाती थी। लोग करते थे प्रोटेस्ट लेकिन छुपा लिया जाता था। लेकिन सर देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए कि इस काम को जो है वो पीसफुली होना चाहिए, और जो कश्मीर के लोग चाहते हैं उनकी जो भी ख्वाहिश है उसके हिसाब से मैं समझती हूँ कि डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन सर आपके बिल्कुल, डिफेंस जी, सर अगर हम बात करें बोलिए आपके बोलिए। डिफेंस मिनिस्टर साहब का, तो उन्होंने जी जो है 90 के करीब जो है कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, वो क्या है सर? इससे पहले हम इस टॉपिक पर जाएं, एक छोटी सी बात रह गई कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए
एक बहुत बड़ा अलर्ट होना चाहिए, एक खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है वो भी अपने आप में एक बहुत छोटी चीज नहीं हो रही, ये आपको और तकलीफ करेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले बोलते थे जी वो अफगानिस्तान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान। अब इमरान खान साहब ने तो एक बार ये तक बोल दिया टीटीपी हमारे अपने लोग हैं, हम इनके साथ बैठकर नवाज शरीफ ऑब्लिक शहबाज शरीफ के खिलाफ देखेंगे क्या करा जा सकता है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स करिए, आपस में झगड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्री को कंप्रोमाइज मत करिए, क्योंकि जो इस समय अफगानिस्तान में हो रहा है दैट इज दी आर्म्ड स्ट्रगल। आर्म्ड, आपके ऊपर दादागिरी हो रही है, हथियारों की दादागिरी। पीओके में अभी तक आपके ऊपर आर्म्ड दादागिरी नहीं हो रही, पुलिस और आर्मी को चैलेंज नहीं किया जा रहा। कोई हॉट लो स्पॉट्स मिल गए, वहां उन्होंने 4 टेररिस्ट मार दिए, 6 बंदे और मार दिए, वो सब एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि जिस दिन पीओके में आर्म्स अनरेस्ट आ गया, आप बांग्लादेश की तरह इसे नहीं रोक पाएंगे अभी भी। हालांकि इट इज ऑलरेडी अ गॉन केस, लेकिन अभी भी आप जनरल वीके सिंह को शायद झूठा कर पाए कि आप देखें कि पीओके अपने आप नहीं मिला, आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने आकर उसको ले लिया, मिला लिया, जो भी वर्ड्स इस्तेमाल कर लिया। लेकिन पीओके अगर अपने आप में जाता है तो दिस विल बी अ वाइल्ड फायर फॉर पाकिस्तान, जिसको कंट्रोल कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, मुश्किल नहीं होगा। अब आगे बात जो आपने बोली, राजनाथ जी ने जो हमारे कल जम्मू में जाकर 90, तकरीबन 90 नहीं है, एग्जैक्ट 90 है, 90 प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट करे वर्चुअली। इसमें जो अच्छी और बुरी दोनों बात अगर देखना चाहें, हम काफी देर से जग रहे हैं एलएसी से रिलेटेड। हम एक तरीके का, हमने भी ये सोचा हुआ था कि चलिए जी पाकिस्तान और कुछ नहीं करेगा क्योंकि हम स्ट्रांग हैं वगैरह। लेकिन जब चाइना की तरफ से हुआ तब हमारा आकलन कहता है डिफेंस वालों का कि चलिए अगर मैं किसी तरह चाइना को चैलेंज कर भी दूं तो पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, हमारा डर ये है। इसलिए हम पूरे के पूरे एलएसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए के जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं 90, जिसमें से तकरीबन 21 सड़कें हैं, 64 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस हैं, 2 एयरफील्ड हैं, 2 हेलीपैड भी हैं, एक बहुत बढ़िया टनल जो हमारे को सेला में बनाई जा रही है, अरुणाचल में। बट इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये है कि अब हम सीख रहे हैं, लकीली बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी अलाउ कर रही है, कि अब हम सीख रहे हैं कि पैसा खर्च करने से ही आप सेफ होंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि दूसरा आदमी नहीं आएगा। अगर चाइना पिछले 30 साल से एलएसी पर अपने साइड में मोल्डो गैरिजन तक अच्छी खासी ट्रेन, सड़कें, एक्सप्रेसवे बना रहा है, तो वो सिर्फ लोगों के भले के लिए नहीं बना रहा, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजिक एम है कि जरूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं। इंडिया हैज ऑल्सो, नॉट दैट के पहले रियलाइज नहीं करता था, हम ही कोई खुर्रम खान है, हमारे से पहले भी लोगों को ये बात पता थी, लेकिन प्रायोरिटी नहीं थी। पहली बात, पैसा भी नहीं था उस हिसाब का। आज हमारे पास दोनों चीजें हैं, तो अब हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि यस, अब जैसे न्योमा में जो एयरफील्ड बन रही है, ऐसा नहीं है कि वहां पहले जहाज नहीं लैंड हो सकता था, बीबीओ में भी लैंड कर लेता था, फुक्चे में भी लैंड कर लेता था, न्योमा में भी लैंड कर लेता था। मैं खुद न्योमा में रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। एक्चुअली हमारे टाइम में 90 में न्योमा अपने आप में एक आर्मी बेस नहीं था, उससे पहले एक जगह है चुमाथांग, हम वहां होते थे, वहां से हम न्योमा और लोमा जाते थे। लेकिन अब, और उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज सड़क नहीं थी, सिर्फ पत्थर था, हमारी स्पीड बहुत अच्छी होती होगी, मेरे ख्याल 15 किलोमीटर पर आवर की। आज वहां इतनी बढ़िया रोड बन गई है कि 70, 80, 90 स्पीड पर भी आप गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चला सकते। और इसी रोड के बिल्कुल साथ राइट साइड में, दैट इज टुवर्ड्स द एलएसी, इज दिस एयरफील्ड। एयरफील्ड पहले से थी, लेकिन एयरफील्ड को अब अपग्रेड कर कर प्रॉपर एक एयर बेस बनाया जा रहा है। पहले था एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, अब वहां बन रही है एयर स्ट्रिप, प्रॉपर कॉन्क्रीटाइज्ड, साथ ही साथ एक एयर बेस बन रहा है। एयर बेस, और ये बनने से मेरे को जो लगता है, स्ट्रैटेजिक, डिफेंसिव, ऑब्लिक ऑफेंसिव, वो एक अलग बात करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि वहाँ के लोकल्स को भी इसका फायदा होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना केवल बनाने के दौरान, बट इवन जब एक एयर बेस आ जाता है तो मेरे हिसाब से कम 700-800 आदमी सिविलियन भी उसमें लगते हैं।
एक और अच्छी बात, अगर आप या मैंने अपनी मेहनत कर कर एक एयरफील्ड बनाई है तो हमारा उसके साथ एक एफिलिएशन हो जाता है कि ये मेरी बनाई हुई है, तो यू फर्दर स्ट्रेंथन योर टाइज विद योर ओन कंट्री जब आप वहां सर्व कर रहे होते हैं। दूसरी आगे बात स्ट्रैटेजिक डिफेंस की, हर वो चीज जो डिफेंसिव मेंटालिटी से बनाई जाती है उसके पीछे एक छुपा हुआ ऑफेंसिव इंटेंशन भी होता है। हम ये नहीं कह पाएंगे चलिए जी चाइना अटैक करेगा तो हम यहां से कुछ करेंगे, नहीं, आपके पास भी स्कोप होता है कि अगर आप किसी 5 किलोमीटर राइट साइड में मेरे तरफ आ रहे हैं तो मैं 25 किलोमीटर लेफ्ट साइड में आपको काफी डैमेज कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। सो सबसे बढ़िया बात, अगर आप न्योमा की बात करें, क्योंकि एयरफील्ड्स आर स्ट्रेटेजिक वेपन, बहुत बड़ा सिस्टम है, खास बात उसकी ये है कि अगर वहां से मेरे को एलएसी पार करके मोल्डो गैरिजन में जाना है अपने जहाज को, तो मुझे लगता है कुछ सेकंड्स में वहां पहुंचेगा, जो कि अब से पहले ले था हमारे पास, वहां से पहुंचने में मिनट लगते थे, 5 7 8 मिनट, तो फर्क हो गया कुछ सेकंड वर्सेस, तो रिएक्शन कैपेबिलिटी बढ़ गई। रिएक्शन कैपेबिलिटी के साथ एक्शन कैपेबिलिटी इसलिए बढ़ गई कि अब आप जब तक चाइना जगेगा उन कुछ सेकंड्स में आप अपने बॉम्ब गिराकर शायद वापस भी आ जाएंगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर एवरीबॉडी। बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक बात है ये। अबव ऑल, इससे भी ज्यादा और बड़ी बात कि एक डेटरेंस भी पैदा हो जाता है कि हमारे पास इस वजह से एक्चुअली चाइना थोड़ा सा तकलीफ में है हमसे। हम कहते जरूर हैं कि चाइना हमसे डाउन है, बट वो एक्चुअली डाउन इस जगह पर है कि उसके फाइटर एयरक्राफ्ट उस ऑल्टीट्यूड से टेक ऑफ नहीं कर रहे जिससे हम कर रहे हैं। हम 10,000 से ऊपर वाले कर रहे हैं, उसको अपने एयरक्राफ्ट तिब्बत से लाने पड़ते हैं, लासा से लाने पड़ते हैं, उनके पास रेंज है, ये है, वो सब अलग बात है, लेकिन टाइम लगता है, वो भी एक बड़ी बात। सो हमारे को एक जो एडवांटेज थी कि हमारे पास जहाज एलजीब से भी टेक ऑफ हो सकते थे, लेकिन वहां पर कोई ऑर्गेनाइज्ड एयर बेस नहीं था। आज जब हम ये कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है ये। दूसरा, ब्रिजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एलएसी के तरफ हमने रोड्स बना ली, जिसकी वजह से चाइना बड़ा परेशान हुआ है। रोड्स तो बन गई, लेकिन उनके ऊपर से हैवी इक्विपमेंट जाने की कैपेबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रिजेस होते थे क्लास 8, क्लास 12, 8-12 मतलब उतने टन का गाड़ी उसके ऊपर से जा सकता है। एट बेस्ट हमारे पास होते थे 20, क्लास 20, क्लास 40। अब जो हमने ब्रिजेस अपग्रेड करने हैं वो हम कर रहे हैं क्लास 60, क्लास 80, जो कि एक तरह से एक्सप्रेस वे पर जो बनते हैं ब्रिजेस। सो उस वजह से हमारा इंडक्शन, डी इंडक्शन, सप्लाईज, एमुनेशन, सबकी स्पीड मुझे लगता है कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। इट्स अ स्ट्रैटेजिक वंडर एंड इट्स अ स्ट्रैटेजिक आउटस्टैंडिंग एडवांटेज। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर मैं फिर भी एज अ सिविलियन मैं यही समझती हूँ कि इन चीज़ों पे पैसा लगाने के बजाय कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हों और यही पैसा किसी और बेहतर जगह पे लगे तो अच्छा है। लेकिन जैसे मोदी जी ने भी कहा था एक बार के कुछ टाइम पहले के अब वो टाइम नहीं है कि जिसमें जंगें लड़ी जाएं या वॉर के ऊपर जाया जाए, तो होना तो ये चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अपनी एक सेफ्टी भी ज़रूरी होती है, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है, कोई चाहे या ना चाहे। वो हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी पुराने जमाने में अपनी अपनी लैंग्वेज में बोला जाता था कि अगर आपको भय बिन ना होए प्रीत, मतलब जब तक दूसरा आदमी ये नहीं देखता कि आप स्ट्रांग हो, तब जाकर वो आपके साथ यारी दोस्ती करता है कि ये मुझे मारेगा नहीं। इसी तरह चाइना के सामने हमने अब से पहले जो पॉलिसी रखी थी पिछली गवर्नमेंट्स ने, वो ये रखी थी कि चल यार तू बड़ा है, तू स्ट्रांग है, अब हम क्या कर सकते। आज हम बोल रहे हैं कि नहीं, यू आर स्ट्रांग, लेकिन हम किसी से कम नहीं। हमारे पास भी एक एयरबेस अब एकदम फॉरवर्ड एरिया में है, जहां से विद इन सेकेंड्स हम स्ट्राइक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खौफ है चाइना के लिए। देखिए ओवरऑल अगर आप कल बोल भी दें कि उसके पास इतने हजार है, मेरे पास इतने कम है एयरक्राफ्ट, कोई बात नहीं, आप मेरे को ज्यादा मार पाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मार पाऊंगा। अब मैं आपको वहां मार पाऊंगा जहां आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये, सो दैट इज व्हाई स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी सर कि अपनी सेफ्टी भी जरूरी है, लेकिन ये कि बहरहाल थोड़ा सा कोशिश ये भी करनी चाहिए कि डायलॉग के जरिए ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो
डायलॉग के जरिए सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू सर।